हे गाइस, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब आपने कर दिया है तो लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ लिया था आपका कि भारती चंद के बारे में हमने पढ़ा था कि भारती चंद ने कब से 1437 से 1477 तक शासन किया। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप ये लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए कि भारती चंद ने कब से, भारती चंद के शासनकाल का समय क्या था? तो 1437 से 1477 था। भारती चंद एक लोकप्रिय और साहसी बहादुर राजोचित गुणों से युक्त ये एक राजा था। ठीक है, राजोचित गुणों से यानी कि राजकाज में ये बहुत निपुण था। इसने ही सर्वप्रथम चंद्रवंश की श्रीवृद्धि और डोटी की दास्ता, क्योंकि उस समय पे किसकी दास्ता थी? डोटियों की ना। नेपाल के जो लोग थे वो यहाँ पे कुमाऊँ में शासन कर रहे थे, तो नेपाल से जो कुमाऊँ में शासन कर रहे थे उनको डोटी कहा जाता था उस टाइम। तो भारती चंद ने जो है उनकी दास्ता से छुटकारा पाने के लिए एक बड़ी सी सेना जो है डोटियों के विरुद्ध शुरू की थी, बनाई थी। उसकी जो फ़ौज थी उसमें सभी जातियों के लोग हुआ करते थे। तो उस समय पे नेपाल में किसका शासन था? मल्ल वंश का। ठीक है, नेपाल में किस वंश का शासन था उस समय पे? 1437 के समय पे मल्ल वंशीय लोगों का शासन था। तो उन मल्ल वंश राजाओं ने, जो नेपाल के मल्ल वंश के राजा थे, उन्होंने सीरा में, सीरा कौन सा एरिया है? अपने मैप में देखिए, उत्तराखंड के मैप में देखिए, चंपावत वाला एरिया दिख रहा है आपको? उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के नीचे चंपावत वाला एरिया दिख रहा है ना आप सभी को? तो वहाँ पे आप ढूंढिए डीडी हाट वाला एरिया। ठीक है, डीडी हाट। तो डीडी हाट वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको पता चलेगा कि उस एरिया को सीरा कहते थे। क्या कहते थे? सीरा। तो सीरा और एक सोर था। सोर जो था वो पिथौरागढ़ वाला एरिया था। ठीक है, तो वहाँ पे जो है मल्लों ने अपना राज्य स्थापित किया था। और जो ये मल्लवंशी जो राजा थे, जिनको डोटी कहा जाता था, डोटियाली लोग कहते हैं अभी हम, तो ये डोटी लोगों ने जो है ये यहाँ कुमाऊँ में सीरा और सोर वाली घाटियों में राज किया था। और इस एरिया को, जो कुमाऊँ का जो क्षेत्र था, उसको डोटी लोग या मल्लवंशी राजा लोग क्या कहते थे? पर्वत डोटी कहते थे। क्या कहते थे? पर्वत डोटी। तो जो कुमाऊँ को क्या कहते थे मल्ल राजा लोग? पर्वत डोटी कहते थे। तो इसको नोट्स में लिख लीजिए कि कुमाऊँ को पर्वत डोटी किसने कहा था? तो मल्ल राजाओं ने कहा था। मल्लों ने जो है 9वीं से लेकर 18वीं सदी तक डोटी राज्य में राज किया था। डोटी राज्य यानी कि डोटी राज्य किसे कहा था? उसने कुमाऊँ को कहा था ना मल्ल राजाओं ने डोटी राज्य। तो डोटी राज्य उन्होंने मल्ल राजाओं ने डोटी राज्य कुमाऊँ एरिया को कहा था। तो जो कुमाऊँ है वहाँ पे यानी कि डोटी में उन्होंने कब तक शासन किया? 9वीं सदी से 18वीं सदी तक उन्होंने वहाँ पे शासन किया। तो जो ये मल्ल राजा, जो कुमाऊँ में शासन करने वाले जो मल्ल राजा थे या डोटी राजा जो होते थे, कुमाऊँ में शासन करते थे, उनको क्या कहा जाता था? रैका कहा जाता था। ठीक है, तो नोट्स में लिख दीजिए कि कुमाऊँ में शासन करने वाले मल्ल राजाओं अथवा डोटी राजाओं को क्या कहा जाता था? तो रैका कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? रैका कहा जाता था। डोटी के राजकुमार जिन्हें सिरा मंडल का प्रशासन सौंपा जाता था वो भी राई या रैका कहे जाते थे। ठीक है, अब सिरा मंडल यानी कि जो पिथौरागढ़ वाला एरिया था, जिनको उधर का शासन सौंपा जाता था, नेपाल के जो मल्लवंश राजा थे वो अगर जिसको शासन सौंपते थे वहाँ का, उनको भी रैका राजा कहा जाता था। ठीक है, वहाँ के राजा को रैका कहा जाता था। अब जो डोटी के राजकुमार थे, ठीक है, उनको रैका कहा जाता था। नोट्स में लिख लीजिएगा अपने। भारती चंद के समय कौन थे मल्लवंश के शासक? कौन थे? भारती चंद। जब भारती चंद वहाँ पे था 1437 से 1477 तक शासन किया था ना भारती चंद ने कुमाऊँ में, तो उस समय पे जो वहाँ पे शासन था वो यक्षमल और जयमल का था। ठीक है, ये दोनों डोटी राजा थे, यक्षमल और जयमल, इनका शासन हुआ करता था कुमाऊँ में। सिरा मंडल में किसका था? सिरा यानी कि पिथौरागढ़ वाला जो मंडल था वहाँ पे बली नारायण संसारमल का। ठीक है, लिख लीजिए कि 1437 के समय सिरा यानी कि ब्रैकेट में पिथौरागढ़ में किस डोटी राजा का शासन था? तो बली नारायण संसार का। किसका? बली नारायण संसार का शासन था। सिरा के अतिरिक्त पिथौरागढ़ यानी कि सोर में, ठीक है, सिरा डीडी हाट वाला एरिया हो गया, उसके अलावा जो है सोर में, पिथौरागढ़ में भी जो है बली नारायण की मल्ल वंश की एक अन्य शाखा थी जिसका नाम था बम। ठीक है,
तो उस वंश को क्या कहते थे, जो मल्ल वंश की जो अन्य शाखा पिथौरागढ़ में थी, एक तो डीडीहाट में थी जिसे मल्लवंशी या फिर यक्षमल्ल, जयमल्ल, मल्ल आता था उनके पीछे, या फिर रैका भी कहा जाता था उनको। उसके अलावा एक सोर यानी कि पिथौरागढ़ को पहले सोर कहा जाता था, तो वहाँ पे भी मल्ल वंश की एक शाखा जो है शासन करती थी, जिसको बम कहते थे। ठीक है, बम, किसको क्या क्या कहते थे, बम कहते थे। मल्ल की जो अन्य शाखा थी उसको बम कहा जाता था, ये पिथौरागढ़ में शासन करती थी, बमशाही के नाम से ये शासन करती थी। तो सिरा यानी कि डीडीहाट से मल्लों का जो प्राचीनतम ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ है 1275 साके का, और सोर से बमों का। ठीक है, तो हम बात करें अगर सिरा की, डीडीहाट की, तो वहाँ पर हमें मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र मिला है 1275 का, और या फिर उसको वैसे देखें तो 1353 का, 1353 ईस्वी का। और अगर हम सोर यानी कि पिथौरागढ़ में बमों का शासन देखें तो वो 1259 साके यानी कि 1337 ईस्वी का था। भारती चंद जैसे एक स्वाभिमानी राजा को नेपाल की अधीनता जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। अब भारती चंद एक ऐसा राजा था जिसको नेपाल की अधीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। मडवा गुडौल में भारती चंद का जो है कटकू से ज्ञात होता है। मडवा गुडौल में भारती चंद का एक कटकू वाला जो हमें ज्ञात होता है, वहाँ पे कटकू का नौला है ना, उससे हमें क्या पता चलता है कि उसने समाज की अनेक जातियों से निर्मित करके एक सेना बनाई थी जिसे कटक कहा जाता था। ठीक है, किसने बनाई थी कटक सेना? भारती चंद ने। ठीक है, कटक बनाई थी, कटक सेना को कहा जाता है। तो उसने एक कटक बनाई थी भारती चंद ने, और सोर की ओर प्रस्थान करके जो है पिथौरागढ़ के मुख्यालय में उसने पड़ाव बनाया। ठीक है, जो ये कटकू जो उसकी सेना थी उसका पड़ाव कहाँ बनाया? वहाँ बनाया सोर, मतलब डीडीहाट वाले एरिया में कटक बनाई, और सिरा वाले एरिया में, और फिर सोर की ओर प्रस्थान किया। सोर यानी कि पिथौरागढ़ की ओर प्रस्थान किया और वहाँ पे भी एक पड़ाव बनाया। उसके साक्ष्य यहाँ देव सिंह मैदान के पास, इसका हमें पता कहाँ से चलता है? वहाँ पे देव सिंह मैदान के पास एक कटकू का नौला है, वहाँ से हमें इस घटना का पता चलता है। फिर दूसरा पड़ाव उसने डाला था काली नदी के पास में, बड़ालू से लेकर गौड़ीहाट तक। ठीक है, काली नदी के पास एक बड़ालू है, तो बड़ालू से गौड़ीहाट तक के क्षेत्र में जो है इसने दूसरा पड़ाव डाला था। जिस स्थान पर शिविर लगा था उसका नाम इन्होंने बाली चौड़ या फिर काली के किनारे, यह काली के किनारे था। तो उस शिविर का नाम क्या रखा था जहाँ पे इन्होंने पड़ाव डाला था, दूसरा पड़ाव पिथौरागढ़ में, तो उसका नाम डाला था इन्होंने बाली चौड़। क्या डाला था? बाली चौड़। तो 12 वर्षों तक नेपाल का घेरा डालने के बाद, अब इन्होंने नेपाल का घेरा कब तक डाला? 12 साल तक इन्होंने नेपाल का घेरा डाला, और अंत में जो है ये जो है मल्ल राजाओं को हराने में कामयाब रहे, और इन्होंने मल्ल राजाओं को पराजित कर वहाँ पे अपने चंदवंश की स्थापना की। ठीक है, तो ऐसा हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि 1452 के बाद हमें बड़ालू के आसपास के क्षेत्र में भारती चंद के अन्य पुत्र कुंवर पर्वत चंद का शासन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको पता चलता है कि कुंवर पर्वत चंद किसका बेटा था? भारती चंद का। इम्पॉर्टेंट है, कुंवर पर्वत चंद किसका बेटा था? भारती चंद का। अब है पंडित पद्मादत्त पंत जी के अनुसार जो है ये अभियान में भारती चंद ने बड़ालू के निकट बर्तियाकोट को अपना निवास स्थान बनाया। 1451 ईस्वी के हुड़ैती ताम्रपत्र में भारती चंद द्वारा एक गांव देने का वर्णन है। ठीक है, और जी 1451 के जो एक हुड़ैती ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जिसमें हमें ये पता चलता है कि भारती चंद ने गांव दान में दिया था। यद्यपि भारती चंद से पूर्व ज्ञानचंद के समय में ही सोर पर चंदों का आधिपत्य होने का उल्लेख मिलता है, जबकि हमें भारती चंद से पहले ज्ञानचंद के टाइम से ही हमें जो है पिथौरागढ़ वाले एरिया में, ठीक है, जब ज्ञानचंद था तो उसके ही टाइम से हमें पिथौरागढ़ वाले एरिया में इनके शासन का, यानी कि किसके, जो मल्लवंशी लोग हैं इनके शासन का हमें पिथौरागढ़ में चंदों का, यानी कि चंद वंश के होने का हमें उल्लेख मिलता है। अब है ये हमारा कल का रिवीजन है। कल हमने इतना पढ़ लिया था भारती चंद के बारे में कि भारती चंद ने कैसे सोर यानी कि पिथौरागढ़ और डीडीहाट वाले एरिया में मल्लवंशी और बमशाह लोग का शासन था, जिसे भारती चंद ने जो है पराजित किया 12 वर्ष तक वहाँ पे घेराव डालने के बाद। और उसके बाद जो है यहाँ पे 1452-53 में चंदों की स्थापना हो गई थी। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हमें अगला पढ़ना है। तो अगला हमारा क्या है कि डोटी विजय के जो है जो भारती चंद था ना, उसने अब डोटी विजय कर ली, 12 वर्षों तक उसने घेरा डाला और उसके बाद उसने जो है कुमाऊँ को जीत लिया। किसने? भारती चंद ने। अब उसने क्या करा, अपने पुत्र रत्नचंद की सहायता से जो है
ठीक है। अब उसने इतना सब तो जीत लिया। अब उसका एक पुत्र था रत्नचंद, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है भारती चंद का पुत्र कौन था? रत्नचंद था। या फिर रत्नचंद किसका पुत्र था? भारती चंद का। इस टाइप से हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो अपने पुत्र जो भारती चंद था उसने अपने पुत्र की सहायता से पिथौरागढ़, डीडीहाट और थल यानी कि सोर, सिरा और थल वाले एरिया में जो है अधिकार कर लिया। किसने? भारती चंद ने अधिकार किया। किसकी सहायता से? अपने पुत्र रत्नचंद की सहायता से। सोर यानी कि पिथौरागढ़ से विजय बम का राज्य भी समाप्त। अब जहाँ जो सोर वाले एरिया में, पिथौरागढ़ वाले एरिया में बम का शासन था, तो वहाँ पर से जो है उसका भी शासन समाप्त हो गया। अब जो सिरा यानी कि डीडीहाट वाला एरिया है, वहाँ पर के जो मल्ल थे वो लोग भी जो है काली नदी के पार भाग गए। सिरा में भारती चंद ने डुंगरा बसेड़ा को, अब सिरा जीतने के बाद, क्योंकि सिरा में जो मल्लवंशी लोग रहते थे वो काली के पार जो है भाग गए थे। तो यानी कि सिरा जो डीडीहाट वाला एरिया है वहाँ पे भारती चंद ने किसको बैठाया? डुंगरा बसेड़ा को सामंत बना के वहाँ पर से चला गया, ठीक है। भारती चंद ने क्या किया? वो अब भारती चंद सब जगह तो संभाल नहीं पाता, तो इसलिए उसने सिरा को जीता और सिरा में किसको अपना सामंत नियुक्ति किया? डुंगरा बसेड़ा को। डुंगरा बसेड़ा के बाद मदन सिंह, राय सिंह बसेड़ा से और ये सब लोग जो है सिरा के सामंत बने। इनके बाद जो है ये क्या बने? सिरा के सामंत बने। अब सिरा के सामंत बनने के बाद जो ये बसेड़ा लोग हैं ये यहाँ जो है अधिक समय तक शासन नहीं कर सके, ठीक है, क्योंकि और मल्लों ने सिरा पर पुनः अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ कि जो ये बसेड़ा लोग थे ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं संभाल पाए और उसके बाद मल्लों ने जो है फिर से इनके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। बसेड़ों से पहले जो है सिरा में कल्याणमल का शासन हुआ करता था, ठीक है। जो बसेड़े लोग थे ना वहाँ पे, उनसे पहले किसका शासन हुआ करता था? कल्याणमल का शासन था। इस प्रकार सिरा में बसेड़ों ने तो कल्याण मल्ल का शासन था, ठीक है। बसेड़ों से पहले वहाँ पे किसका शासन था? कल्याण मल्ल का शासन था। तो इस प्रकार सिरा यानी कि डीडीहाट में बसेड़ों ने 1452 ईस्वी से लेकर 1400, ठीक है, तो 1452 से लेकर 1539 ईस्वी तक जो है इन लोगों ने राज किया। किसने? जो ये कल्याणमल, मतलब जो ये सिरा था, सिरा वाला डीडीहाट वाला एरिया था, वहाँ पे जो बसेड़े थे उन्होंने 1452 से लेकर 1539 तक राज किया, क्योंकि 1539 ईस्वी में राई मल्ल सिरा का राजा था, ठीक है। क्योंकि 1539 में क्या था? जो राई मल्ल था वो सिरा यानी कि डीडीहाट का राजा था। उसके बाद राई मल्ल के बाद कौन? शोभा मल्ल के बाद हरिमल्ल सिरा के राजा बने। सिरा यानी कि डीडीहाट वाला एरिया। शोभा मल्ल ने चंदों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी पुत्री का विवाह बालू कल्याण चंद के साथ कर दिया। अब क्या हुआ कि वहाँ पे फिर से 1452 के बाद फिर से कौन आ गए? यही डोटी लोग आ गए। तो इन्होंने क्या करा? दोबारा से इन्होंने वहाँ पे अपना शासन स्थापित कर दिया। अब यहाँ पे कौन आया था? राई मल्ल आया था ना, जब सेकंड चांस में ये लोग दोबारा शासन करने आए 1539 के टाइम पे। तो यहाँ पे कौन आया था? राई मल्ल आया था, सिरा का राजा था ये। तो इसके बाद ठीक है, राई मल्ल के बाद कौन कौन से आए? शोभा मल्ल, हरिमल्ल, ये लोग जो हैं फिर सिरा के यानी कि डीडीहाट के राजा बने। अब जो शोभा मल्ल था उसने चंदों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर, ठीक है। अब ये जो शोभा मल्ल था, ये नेपाली जो राजा शोभा मल्ल था, इसने क्या करा? चंदों की स्त्रियों से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करे और अपनी पुत्री का विवाह बालो कल्याण चंद से कर दिया। अब इसने क्या करा कि चंदों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, फिर इससे जो पुत्री हुई उसका विवाह इसने बालो कल्याण चंद से कर दिया। कल्याण चंद के पुत्र रुद्रचंद, ठीक है। अब जो कल्याण चंद का पुत्र था, बालो कल्याण चंद किसका पुत्र था? तो ये जो बालो कल्याण चंद था ये यहाँ पे, चलो हाँ कहाँ थे हम? सॉरी यार, थोड़ा ध्यान उधर चला गया था मेरा, कुछ काम कर रही थी ना।
तो हम यहाँ पर थे कि 1539 ईस्वी में राईमल्ल सिरा का राजा था, ठीक है। जो राईमल्ल ने मल्ल वंशी जो राजा था ये जो है वहाँ का सिरा का यानी कि डीडीहाट का राजा था। तो यहाँ पे से हमें इस घटना से हमें 1539 जो सन है उससे देख के हमें क्या पता चलता है कि मल्ल लोगों ने फिर से सिरा पर आक्रमण कर लिया, क्योंकि जो बसेड़ा को रखा था ना भारती चंद ने वहाँ पे डीडीहाट में, तो बसेड़ा जो है इनको इन लोग को कंट्रोल नहीं कर पाया और ये फिर से जो है मल्ल वंश के लोगों ने फिर से अपने अंडर ले लिया सिरा वाला यानी कि डीडीहाट वाला एरिया। उसके बाद जो है राईमल्ल जो है सिरा का राजा बना 1539 में। उसके बाद शोभामल्ल, हरिमल्ल ये लोग सिरा के राजा बने। शोभामल्ल ने अब जो ये शोभामल्ल था, ठीक है, ये नेपाली राजा था शोभामल्ल। इसने क्या करा, चंदों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक है। तो चंदों से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और फिर इसने शोभामल्ल ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह बालो कल्याण चंद से कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहला 1539 में जो सिरा में किस मल्ल वंश का शासन था, तो इसका आंसर होगा राईमल्ल सिरा का, ठीक है। इसके बाद है कि किन किन मल्ल राजाओं ने सिरा पर शासन किया, तो शोभामल्ल और हरिमल्ल ने। शोभामल्ल ने चंदों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अब जो ये शोभामल्ल था इसने चंदों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और इसकी जो पुत्री हुई उसका विवाह इसने बालो कल्याण चंद से कर दिया, ठीक है। किससे करा, बालो कल्याण चंद से। किसने करा, शोभामल्ल ने। शोभामल्ल उस टाइम मल्लवंशी राजा था जिसने सिरा पर दोबारा से जो है अपने कब्जे में सिरा को यानी कि डीडीहाट वाले एरिया को ले लिया था। तो शोभामल्ल जो था इसने अपनी पुत्री का विवाह बालो कल्याण चंद से किया और वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक है। अब फिर कल्याण चंद के पुत्र रुद्रचंद। अब यहाँ पे बालो कल्याण चंद से तो शोभामल्ल ने अपनी लड़की की शादी करा दी, तो अब यहाँ पे कल्याण चंद के पुत्र रुद्रचंद ने हरिमल्ल को पराजित कर सिरा को अपने चंद राज्य में मिलाया, ठीक है। अब जो ये कल्याण चंद्र था जिसकी शादी बालो कल्याण चंद जो था उसकी शादी किससे हुई थी, शोभामल्ल की पुत्री से हुई थी। तो अब यहाँ पे कल्याण चंद के पुत्र की बात हो रही है कि कल्याण चंद का जो पुत्र है रुद्रचंद उसने क्या किया, हरिमल्ल को पराजित कर दिया, ठीक है। जो कल्याण चंद का जो पुत्र था रुद्रचंद्र उसने हरिमल्ल को पराजित किया और डीडीहाट यानी कि सिरा या डीडीहाट को अपने चंद राज्य में मिलाया, ठीक है। अब इसने क्या किया, कल्याण चंद ने इसने हरिमल्ल को हराकर जो है डीडीहाट को अपने अंडर ले लिया फिर से, और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने थल में एक शिव मंदिर की स्थापना भी कर दी, ठीक है। तो जब उसने ये किया तो उसने एक शिव मंदिर की थल में स्थापना की। भारती चंद के बाद हम बात करें तो उसका एक पुत्र युवराज रत्नचंद, ठीक है। भारती चंद के बाद उनका पुत्र ये रत्नचंद जो है 1477 में इस गद्दी में बैठा। अभी तक हमने क्या देखा था कि भारती चंद जो है 1439 से या 1437 से 1477 तक जो है वहाँ पर शासन किया था उसने, ठीक है। तो उसी का नाम आ रहा है यहाँ पे कि भारती चंद के बाद जो उसका पुत्र था युवराज रत्नचंद उसने 1477 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया और 1488 ईस्वी तक ये क्या करता रहा, शासन करता रहा, यानी कि टोटल 10 ईयर्स। और ये अपने पिता के साथ, ठीक है, ये जो हमारा रत्नचंद था ये बहुत सारे युद्धों में भी भारती चंद यानी कि अपने पिता भारती चंद के साथ ये जाया करता था, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो गया। फिर अब हम रत्नचंद की अगर हम बात करते हैं तो रत्नचंद के बाद 1488 ईस्वी में किराती चंद या कीर्तिचंद राजा बना, ठीक है। आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है और यहाँ पे ऐसे करके लिस्ट बनानी है, ऐसे यहाँ पे जैसे बालो कल्याण चंद विद्या, फिर एरो करा, उसके बाद कौन आया, फिर एरो करा, उसके बाद ऐसे करके आप नोट्स में बना लीजिएगा, ठीक है, इन राजाओं के नाम। तो अब क्या होता है कि संभवतः 1488 से 1499 ईस्वी के मध्य उसने भी कुंवर की हैसियत से राजकाज में भाग नहीं लिया था और इस अवधि में रत्नचंद
वृद्धावस्था के कारण शासन करने में असमर्थ था, जिससे शासन की बागडोर फिर से किसके पास चली गई? कीर्ति चंद के हाथों में चली गई शासन की बागडोर। ठीक है, अब जो बागडोर थी वो किसके हाथ चली गई? कीर्ति चंद के। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अब हमने क्या पढ़ लिया? बालो कल्याण चंद भी पढ़ लिया। अब कीर्ति चंद देखते हैं। कीर्ति चंद के बाद प्रताप चंद, ताराचंद, मानिक चंद, कल्याण चंद, पूर्णचंद और भीष्म चंद जो हैं ये क्रमशः राजा हुए। कल्पानी गाड़ भेटा ये पिथौरागढ़ में है, तो कल्पानी गाड़ भेटा से प्राप्त, यहाँ से एक ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ है जिस पर महाराजा धीराज श्री कल्याण चंद्र देव का नाम उल्लेख आया है। तो यह भीष्मचंद का जो है उत्तराधिकारी था और उसने ठीक है, तो ये भीष्मचंद का एक उत्तराधिकारी था और भीष्मचंद द्वारा प्रदत्त ताम्रपत्र, यानी कि जो भीष्मचंद ने इनको ताम्रपत्र दिया था, ठीक है, तो उसमें जो है 1545 ईस्वी तिथि है, जिससे यह ज्ञात होता है कि वह 1545 ईस्वी में सिंहासन हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1565 ईस्वी तक जो है इसने राज किया और फिर ये सिंहासन हुआ। ठीक है, उसके बाद उसका यशस्वी पुत्र रुद्रचंद गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब उसके बाद कौन बैठा गद्दी पर? उसका पुत्र रुद्रचंद गद्दी पर बैठा। भेटा ताम्रपत्र में किशनचंद को महाराज कुमार युवराज कहा गया। अब जो हमें भेटा ताम्रपत्र देखने के लिए मिलता है वहाँ पे जो किशनचंद है, ठीक है, भेटा ताम्रपत्र में जो किशनचंद है उनको महाराज कुमार यानी कि युवराज कहा गया है। संभवतः किशनचंद युवराज काल में ही स्वर्ग सिधार गया था, अथवा रुद्रचंद ने या तो, अब वो कह रहा है कि जो किशनचंद था या तो वो टाइम से पहले ही परलोक सिधार गया या फिर क्या किया, किशनचंद को क्या किया, या तो उसको हटा दिया या तो फिर उसको मरवा दिया गद्दी पाने के लिए। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये चीज़ें यहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ उसके बाद हम देखते हैं कि किशनचंद युवराज काल से ही जो है ये स्वर्ग सिधार गया था, या फिर जो है रुद्रचंद ने शायद इनको ज़ोर ज़बरदस्ती से हटाया होगा गद्दी और अपनाने के लिए। ठीक है, बालो कल्याण चंद ने मड़कोटी राज्य को भी, जो हमारा बालो कल्याण चंद था उसने मड़कोटी राज्य को भी चंद राज्य में मिलाकर, जो मड़कोटी राज्य था उसको भी इनने क्या किया, चंद राज्य में मिलाया और चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा पहुंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राजधानी थी चंपावत में, ठीक है, कल तक हम राजधानी कहाँ पढ़े थे? चंपावत में पढ़े थे। ठीक है, तो अब इन्होंने चंपावत से राजधानी कहाँ ले आई है? अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा और मड़कोट, ये जो इनके जो उपरेती व पंतों को राज्य कर्मचारी बनाकर अल्मोड़ा ले गए। ठीक है, अब चंपावत के झिझाड़, सेला, खोला आदि गांवों के दीवान जोशियों को भी जो है उनके गांव नामों पर ही अल्मोड़ा में बसाया गया, और उसके अलावा अन्य समस्त कर्मचारियों को भी चंपावत से अल्मोड़ा तक जो है इनको स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलो, तो हमने यहाँ तक जो है देख लिया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि रुद्रचंद आए। ठीक है, अब कौन आए? रुद्रचंद आए। तो बालो कल्याण चंद के बाद रुद्रचंद जो है वो गद्दी पर बैठे। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इसका समय 1565 से 1597 ईस्वी के मध्य ठहरता है। ठीक है, तो 1565 से 1597 ईस्वी के मध्य इसका रुद्रचंद का काल जो है ठहरता है। वह दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। कौन? रुद्रचंद। ठीक है, तो रुद्रचंद कौन थे? अब क्वेश्चन आता है कि मुगल बादशाह अकबर का समकालीन निम्न में से कौन था? तो कौन था? रुद्रचंद। ठीक है,
बादशाह अकबर का समकालीन कौन था? रुद्रचंद। रुद्रचंद प्रारंभ में तो एक स्वतंत्र राजा बना रहा, किंतु 1587 के बाद उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखने के मिल रहा है कि जो रुद्रचंद था वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन था। तो रुद्रचंद ने जो है स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या करा, ठीक है, इन्होंने जो है रुद्रचंद प्रारंभ में एक स्वतंत्र राजा बना। पहले रुद्रचंद क्या था? एक स्वतंत्र राजा बना, लेकिन बाद में 1587 के बाद उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। मतलब उसने ऐसा सोचा कि जो देना पड़ेगा उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अधीनता उसने स्वीकार कर ली और कुमाऊँ को एक करद राज्य बना दिया। उसके समय में हुसैन खान ने तराई पर कब्जा कर लिया। फलतः रुद्रचंद को तराई पर हमला करना पड़ा। तराई पर अधिकार कर उसने आधुनिक रुद्रपुर नगर की स्थापना की। ठीक है, तो रुद्रपुर नगर की स्थापना किसने की? क्वेश्चन आता है तो रुद्रचंद ने की थी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा कि रुद्रपुर की स्थापना किसने की थी? रुद्रचंद ने। इस खुशी में उसने अकबर को तिब्बती याक यानी कि झुप्पू कस्तूरी, ठीक है, तो इस खुशी में उसने अकबर को तिब्बती याक, झुप्पू भी कहते हैं जिसे, कस्तूरी या फिर हिरणों की खाली मतलब जो खाल थी हिरन की, वो भेंट की, क्योंकि वो बहुत काम आती है ना खाल, इसीलिए। तो मुग़ल बादशाह ने उसे 84 माल परगना का फरमान दे दिया। ठीक है, अब जो ये रुद्रचंद था ना, इसने क्या किया? इसने आधुनिक रुद्रपुर की स्थापना की और अकबर को तिब्बती याक यानी कि झुप्पू, कस्तूरी और हिरणों की खालें आदि भेंट की थी। मुग़ल बादशाह ने उसे 84 माल परगना का फरमान दिया है। ठीक है, तो जो हमारे मुग़ल बादशाह थे उन्होंने क्या फरमान दिया है? 84 माल का। ठीक है, 84 माल परगना। अब क्या हुआ? अब उसे जमींदार कहना प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब उसे क्या कहने लग गए लोग? जमींदार। अल्मोड़ा का मल्ला महल भी जो है उसी के द्वारा बनवाया हुआ है। किसके द्वारा? रुद्रचंद। क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे कि अल्मोड़ा का मल्ला महल किसके द्वारा बनवाया गया है? नोट कीजिए क्वेश्चन, अल्मोड़ा का मल्ला महल निम्न में से किसके द्वारा बनवाया गया है? तो रुद्रचंद के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? रुद्रचंद के द्वारा। डॉक्टर श्यामलाल के अनुसार रुद्रचंद ने नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था भी स्थापित की थी। अब अगर हम बात करें श्यामलाल जी की, तो डॉक्टर श्यामलाल ने जो है डॉक्टर श्यामलाल के अनुसार रुद्रचंद ने नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था फिर से स्थापित की। उसके लिए उसने धर्म निर्णय नाम की पुस्तक भी लिखवाई। ठीक है, धर्म निर्णय नाम की पुस्तक किसने लिखवाई? तो रुद्रचंद ने। ठीक है, तो ये जो धर्म निर्णय है इसकी पुस्तक किसने लिखवाई थी? रुद्रचंद ने। इनमें ब्राह्मणों के गोत्र और उनके पारस्परिक संबंधों का अंकन किया गया। जो ब्राह्मण थे उनके गोत्र और पारस्परिक संबंधों का अंकन किया गया। गढ़वाल के जो सरोला ब्राह्मण थे, ठीक है, तो ये जो सरोला ब्राह्मण जो रसोइये होते थे, इनकी तरह कुमाऊँ में भी ऊंचे चौथानी कहते हैं, जिसे ब्राह्मणों की एक मंडली बनाई जो परस्पर विवाह कर सकते थे। उसके नीचे पचबीड़ियाँ यानी कि तिथानी और उनके भी नीचे हलिये या पितलिये ब्राह्मण के वर्ग बनाए गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो गढ़वाल के सरोला ब्राह्मण थे उनकी ही तरह कुमाऊँ में भी ऊंचे यानी कि चौथानी ब्राह्मणों की एक मंडली बनाई गई जो परस्पर विवाह कर सकते थे, जो कि आपस में हमारे जो सरोला थे ये लोग जो है आपस में विवाह कर सकते थे। उसके नीचे पचबीड़िये व उनके भी नीचे हलिये या पितलिये ब्राह्मणों के वर्ग बनाए गए। ठीक है, हलिये और पितलिये ब्राह्मणों के ग्रंथ। उसी के समय में गुरु, पुरोहित, वैद्य, पौराणिक, सईस, राजकोली, प्रहरी, वाजदार, बजनिया, टमटा आदि जो पद हैं वो निर्धारित किए गए। ठीक है, अब है सईस, सास। जो ये सईस है वो साहू व रंग तंगली। ठीक है, सईस, साहू और रंग तगली के लिए गांव-गांव में दस्तूर निर्धारित किए गए। ठीक है, अब जो ये सईस लोग थे, साहू लोग थे और रंग तंगली जो लोग थे, इनके लिए हर गांव में
एक दस्तूर यानी कि नेक कहते थे जिसे, वो निर्धारित किए गए कि सिर्फ इन लोगों को मतलब एक जैसा ही, एक समान जो है निर्धारित किया गया कि सब लोग उतना ही इनको देंगे। ओले पड़ने पर थाली बजाकर, ठीक है, सभी को सतर्क करने वाले ओली ब्राह्मणों का एक वर्ग किसका बनाया गया? सिर्फ ओली ब्राह्मणों का, ठीक है। एक वर्ग तो इन लोग का बना दिया, एक वर्ग सिर्फ ओली ब्राह्मणों का बनाया। ओली ब्राह्मण कौन होते थे? देखिए ओली ब्राह्मण कौन होते थे? तो ओले पड़ने पर थाली बजाकर जो सभी को सतर्क करते थे, ठीक है, जो ओले पड़ने पर थाली बजाते थे, ठीक है, और सबको सतर्क करते थे, तो उनको ओली ब्राह्मण कहा जाता था। उनके लिए भी गांव में अनाज के रूप में दस्तूर निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो क्या निर्धारित किया गया था? दस्तूर निर्धारित किया गया था उनके लिए भी अनाज के रूप में, ठीक है। जो ओली ब्राह्मण होते जो थाली बजाकर सतर्क करते थे सबको बारिश से, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि ओली ब्राह्मण कौन थे? तो ये वो लोग थे जो थाली बजाकर गांव में सभी को सतर्क करते थे कि ओले गिरने वाले हैं, ठीक है, या फिर तेज़ बारिश होने वाली है, जो भी है मौसम से रिलेटेड उनको सतर्क करते थे, ठीक है। तो इनके लिए भी गाँव में अनाज के रूप में दस्तूर निर्धारित किया गया था। अनाज का एक छठा भाग गाँव से वसूल कर राजधानी पहुंचने के लिए, ठीक है। अब जो अनाज का जो छठा भाग होता था, अभी एक छठा भाग तो लेते थे कर के रूप में, तो वहाँ से गांव से वसूलते थे ये राजधानी पहुंचाने के लिए। कैनी खसों का ये क्या करते थे? निर्धारित करते थे इनका कार्य, ठीक है। तो अनाज के लिए छठा भाग जो है गाँव से वसूल कर राजधानी पहुंचाने के लिए कैनी खसों का कार्य निर्धारण किया जाता था। तो कौन पहुंचाता था? वहाँ से वहाँ तक उसको माल को कैनी खस लोग, ठीक है। तो घरों में सेवा कार्य के लिए तो कैनी खस लोग जो अनाज का छठा भाग होता था उसको गांव से वसूल कर कहाँ पहुँचाते थे? राजधानी पहुँचाते थे। किसका नाम होता था? ये काम होता था ये तो ये काम होता था कैनी खसों का, ठीक है। किसका काम होता था? कैनी खसों का। उसके अलावा अगर हम बात करें जो घर में सेवा कार्य करते थे उनको छोड़े या छोड़ियाँ कहते थे, ठीक है। तो घरों में काम करने के लिए इन छोड़े छोड़ियों को रखा गया। शेष समस्त सामान्य जनता का नाम पौड़ी 15 विसवा रखा गया, और जो बाकी अलग जो सामान्य जनता थी उसका नाम पौड़ी 15 बिस्वा रखा गया था। नाई, कुम्हार, दर्जी, लोहार आदि शिल्पियों के लिए भी अनाज के रूप में दस्तूर की व्यवस्था थी, ठीक है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, आपने देखा होगा अगर आप गांव में रहे होंगे तो उस टाइम पे जो है पैसे नहीं दिए जाते थे। अगर आप कुछ खरीदते थे तो उसके बदले क्या करते थे? उसके बदले अनाज दे देते थे। जैसे अनाज उस टाइम पे भरपूर मात्रा में होता था तो एक कटोरी उनको अनाज दिया, उसके बदले में कुछ ले लिया उनसे। इस टाइप से पहले लेन देन चला करता था, ठीक है। तो रुद्रचंद के पास एक अच्छी खासी सुसंगठित सेना भी थी जो प्रायः राजा को, ठीक है। तो रुद्रचंद के पास एक अच्छी खासी कैसी सेना, बहुत अच्छी सेना थी जो कि क्या करती थी? राजा की रक्षा के लिए राजधानी में ही रहती थी। युद्ध काल में उसके रजवार या ठक्कुर अपने आदमियों को लेकर उसके साथ युद्ध में जाते थे, ठीक है। अब बात करें त्रिमल चंद की, तो त्रिमल चंद के समय काल गड्यूरी उसका ठाकुर था, ठीक है। त्रिमल चंद के समय काल गड्यूरी उसका ठाकुर था जिसे विजय के बाद जमीन रौत यानी कि पुरस्कार में मिली थी। रौत, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है मेन रौत, ठीक है। तो रौत किसे कहते थे? जो भूमि पुरस्कार स्वरूप दी जाती थी उसको रौत कहते थे। जैसे अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया और मैंने तुम्हें क्या करा, एक छोटा सा हिस्सा भूमि दे दी, ठीक है, सिर्फ काम का एक पुरस्कार के तौर पे मैंने तुम्हें सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया, तो उसको क्या कहते थे? उस समय पे रौत कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? रौत। तो सीरा यानी कि डीडी हाट से रुद्रचंद के भूमि संबंधी दस्तावेज हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? डीडी हाट से, ठीक है। रुद्रचंद के बारे में इतनी बात हुई इसलिए क्योंकि इनका हमें पुराने दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उसने सीरा को जो है मल्लों से पूर्णतः विजित किया था, ठीक है। जो सीरा थे, मतलब जो सीरा वाला एरिया था, कौन सा था? डीडी हाट वाला जो एरिया था, वहाँ पे मल्लों से जो है पूर्णतः विजित कर उसमें अपना आधिपत्य जो है कायम किया, और पूरे सीरा मंडल यानी कि जो डीडी हाट वाला एरिया है वो पूरा मंडल जो है परगने की भूमि का विधिवत बंदोबस्त किया गया। रुद्रचंद की
रुद्रचंद की जो भूमि सनदें हैं उसमें प्रत्येक गांव व उसके अंतर्गत आने वाली भूमि का उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है। किसके उसमें मिलता है? रुद्रचंद के उसमें। ठीक है, किसके उसमें? रुद्रचंद के उसमें। तो सिरा की विजय के बाद, सिरा यानी कि डीडी हाट, तो डीडी हाट की विजय के फलस्वरूप अस्कोट, दारमा, जौहार और भी उसके जो अधिकार में आ गए हैं। ठीक है, वो सब भी व्यास चौदांश की घाटियाँ पूर्ववत यमुना राज्य के अधीन बनी रही। ठीक है, जो व्यास चौदांश की जो घाटियाँ थी वो पहले की तरह ही जुमला राज्य के अधीन बनी रही। ठीक है, किस राज्य के अधीन? जुमला राज्य के अधीन बनी रही। ठीक है, तो हमारा इतना काफ़ी है। ठीक है, बहुत लंबा हम जो है कोशिश करेंगे कि लंबे लंबे लेक्चर्स हमारे ना हो, बहुत कम कम लेक्चर्स हों। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया हो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।